नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ महाराणा। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं पुष्पा जी। और आपने जो है हमारा जो इतिहास है, हमारे राणा समाज का जो इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं समाज को बताने की कोशिश की है। और आप कई सारे जो ऐसे विषय हैं जो हमारी जानकारी में नहीं थे या और लोगों की जानकारी में नहीं थे, मैम आपने वो जो जानकारी दी है, तो उससे जो है लोगों का आत्मबल जो है एक तरह से उठा है जी। और आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे आपसे। और जो हमारा ओरिजिन है, हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपने ओरिजिन को लेकर, लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप सरसरी तौर पर, चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ बारह राणा स्मारक में, तो एक बार आप फिर से जो है हमारे ओरिजिन को लेकर एक बार हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। जी, धन्यवाद रुस्तम जी। आप सबको भी मेरा नमस्ते और हमारे सभी दर्शकों को, प्रियजनों को मेरी तरफ से पुनः उनका स्वागत। अब हम इस वॉइस ऑफ महाराणा चैनल में सभी का स्वागत है। रुस्तम जी ने जैसे अभी बताया कि हमने ये जो इंटरव्यू प्लान किया है, ऑल ऑफ सडन प्लान किया। हम लोग यहाँ पर बारह राणा स्मारक में मंदिर दर्शन करने आए थे और अचानक आप सबसे बात हुई और ये इंटरव्यू प्लान हुआ। मुझे बहुत उत्सुकता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पूरे समाज के जितने भी हाइलाइट्स हैं वो दिखाते रहते हैं। हमारे जितने भी सक्सेसफुल हमारे बीच से हमारे बच्चे जो उभर करके आ रहे हैं, उन सब के इतिहास को, उन सब के जो स्ट्रगल को आप हाईलाइट करते हैं। बहुत बड़ा ये काम आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और रुस्तम जी हाई हो, जिससे कि वो अपना आगे जो मनोबल है उसके अनुसार और अच्छी सफलता अर्जित कर सकें। तो मैं इतिहास से बहुत कुछ हम अपनी परंपराओं के माध्यम से बता चुके हैं कि कैसे हम यहाँ पर माइग्रेट होकर के आए और कैसे हम राजपूत से, राणा से फिर थोड़ा सा ट्राइबल में कैटेगराइज हो गए। मैं बता रही हूँ रुस्तम जी, बहुत ओरिजिन मैं बताना चाहती हूँ। शायद बहुत ज़्यादा हमारे दर्शक भी उतना नहीं जानते होंगे जितना कि हम इस वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में। तो जो गुहिल वंश था वो इसलिए इसके जो गुहिल वंश की जो स्थापना हुई थी वो थे शिलादित्य जी और उनकी जो वाइफ थी वो वल्लभी नगर में उनका शासन था। गुजरात में उनकी वाइफ थी पुष्पावती। इत्तेफाक से मेरा नाम भी पुष्पा है। और उनका मलेच्छों से युद्ध हुआ और नागादित्य जी को, उनको शिलादित्य जी को मार दिया गया, मलेच्छों ने मार दिया। और जो उनकी धर्मपत्नी थी, हमारी जो भी परदादी बोल सकते हैं, वो उस समय बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी बीच में उनका संघर्ष हुआ मलेच्छों के साथ में और उनको मार दिया गया। उनका शासन मलेच्छों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने एक गुफा में बच्चे को जन्म दिया। गुह माने गुफा में जन्म लेने के कारण जिस बच्चे को जन्म दिया वो गुहिल कहलाए। गुहिल वंश की स्थापना हुई और उसके कालांतर में और आगे चल करके बप्पा रावल जी, उनकी अगली पीढ़ी में बप्पा रावल जी हुए, जो कि बहुत ही पराक्रमी राजा थे। बताते हैं वो बहुत लंबे चौड़े थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनकी जो धोती थी वही 16 फीट की थी। तो इस तरीके से बात, मतलब बहुत विशालकाय थे, कहने का मतलब ये था। तो वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने ही अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो यहाँ पर जो हम दर्शन करने आए हैं, भगवान एकलिंगी जी की स्थापना की गई है यहाँ बारह राणा स्मारक में। इसके पीछे भी भावना वही है। यहाँ पर बताते हैं जब सिडकुल बना तो यहाँ जितने भी कर्मचारी थे सिडकुल के, बड़े बड़े नेतागण जो भी आते थे, वो यहाँ दर्शन करने आते थे। बहुत पुरातत्व काल से हमारे राजपूत राणा लोग इस पर्टिकुलर जगह पे, बारह राणा गांव था, इस पर्टिकुलर जगह पे माइग्रेट होकर के आए थे, यहाँ पर शरण ली थी। और यहाँ पर उन्होंने इस भगवान एकलिंगी जी की स्थापना की, अपने बप्पा रावल जी की परंपरा को मद्देनज़र रखते हुए। बप्पा रावल जी ने भी ऐसे ही वो क्योंकि शासन छीन गया था, तो वो ऐसे ही ऋषियों के गाय चराते थे और उनको एक भगवान का एक जो पिंडी मिली, शिवलिंग मिला, उस पर वो गाय चराया करते थे। तो गाय खुद स्वयं
उसमें दूध चढ़ाया करती थी। उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने अपना पूज्य देव माना, आराध्य देव माना, और वो पूरे राणा वंश में, गुहलोत वंश में वो आज तक उस एकलिंगी भगवान शिव की पूजा होती आई है। और हमारे जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं, हमारे पूरे जो उधम सिंह नगर के जितने भी हम राणा लोग हैं, सबके घर घर में शिवलिंग की स्थापना है। शायद ये सब उद्घोष हैं राणा वंश होने के, राजपूत होने के। और यहाँ पर भी ये पुरातन काल से यहाँ पर जब माइग्रेट होकर के आए थे, 16वीं शताब्दी से वो था। अब तो स्फटिक का शिवलिंग यहाँ बना दिया गया है, अपग्रेडेशन कर दिया गया है, पर 2009 में उससे पहले यहाँ पर उन्हीं भगवान शिव की जो 16वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी, वही पिंड यहाँ पर स्थापित थी। हम आपको वो मंदिर के दर्शन भी अंदर से ज़रूर करवाएंगे अपनी वीडियो क्लिपिंग्स में। और आप देख सकते हैं कि 12 राणा संग्रहालय, स्मारक संग्रहालय यहाँ लिखा हुआ है। ये भी इस सब का एक ही जवाब है कि हम लोग राजपूत वंश से संबंध रखते हैं, इतिहासकार मानते आए हैं। सरकार ने इस तथ्य को माना, तभी ये ज़मीन हमारे नाम से अलॉट की, हमारे नाम से, मतलब राणा समाज को अपने जो ऐतिहासिक धरोहर को सजोने की अनुमति दी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रमाण है। और जो भगवान शिव की आराधना बप्पा रावल जी करते थे, वही शिव की आराधना हम लोग करते आ रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। वही भवानी की आराधना राजपूत समाज में होती है। उन्हीं माँ भवानी के हम भूइयाँ के रूप में भी करते हैं, अपने घर में भी हम स्थापित करते हैं माँ दुर्गा। तो ये सब एक प्रमाण है हमारे राजपूत होने के, और हम लोग वहाँ से माइग्रेट होकर के आए हैं। ये प्रमाण इतिहासकार इसको नज़रअंदाज करते हैं। वो आधुनिक पोशाक देखते हैं, ऊपरी सतही तौर पे उस पर अध्ययन करते हैं और एक निर्णय ले लेते हैं। जैसे एक पूरे जो तराई का जो एरिया, तराई बेल्ट का मतलब है रुस्तम जी कि चाहे वो इंडिया का तराई क्षेत्र हो, चाहे वो नेपाल का बेल्ट हो, पूरा तराई क्षेत्र में, इस तराई क्षेत्र में अभी मैंने कुछ देख रही थी, मैं पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी, तो एक लखेड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी कुमाऊँ के, उन्होंने ये चीज़ पे प्रकाश डाला है कि शायद ऐसा हुआ है, शायद, क्योंकि हर एक के इतिहास के साथ में ये लिखा जाता है शायद ऐसा हुआ है। जब आपके पास लिखित पुख्ता प्रमाण नहीं होते तो जो भी जीवंत चीज़ें होती हैं उनसे उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। उन्होंने बोला कि शायद ऐसा हुआ कि कुछ राजवंशीय, कुछ राजपूत राणाओं के जो सैनिक हैं वो यहाँ आए। मैं यहाँ से थोड़ा सा उनसे डिफर कर रही हूँ मत, कि सैनिक नहीं थे, राजवंश के परिवार के लोग थे। महाराणा प्रताप जी की 10 या 11 रानियाँ, अलग अलग मत विभिन्न हैं इतिहासकारों के, 10 या 11 रानियाँ थी उनके, क्योंकि जो परिवार है उनके जो वंशज हैं वो एक ही परिवार से, एक ही रानी के बच्चे अभी जो शासन कर रहे हैं, शासन बोले तो अभी भी उस राजवंश के नाम से चल रहे हैं, लेकिन और भी तो उनके परिवार के लोग होंगे जो इधर उधर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद विस्थापित हुए। और वही एक बिल्कुल सटीक टाइम था जब हम यहाँ पर विस्थापित हुए, जब महाराणा प्रताप जी बिल्कुल उनकी जो सेना थी वो बहुत हद तक छिन्न भिन्न हो चुकी थी, और जो आर्थिक शक्ति थी वो भी काफ़ी हद तक उनकी क्षीण हो चुकी थी। उनको पहाड़ी में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी और छापामार युद्ध का जो प्रणाली थी वो उन्होंने अपनाई थी। मैम, आपने अभी बीच में एक मलेच्छ शब्द का उपयोग किया जी। कई बार हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है तो हम कई बार मलेच्छ शब्द का उपयोग करते हैं, तो वो जरा मुझे बताइए कौन मलेच्छ थे वो, क्या आज भी हम जी कैसे रेफर करते हैं उस चीज़ को आज तक? हाँ। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी अपनी भाषा है, तो अगर कोई निकृष्ट कार्य करता है, कोई निकृष्ट इन द सेंस कि जो समाज को स्वीकार्य नहीं है, चाहे कोई रहन सहन में गंदा रहता हो या कोई गलत काम करता हो, चोरी चपाड़ी तो खैर हमारे यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन कोई समाज में जो स्वीकार्य नहीं है, कुछ इस तरह के कार्य करते हैं, तो उसको बड़े धिक्कारते हुए हम कहते हैं बड़ा मलेच्छ है। तो ये जो शब्द आया है हमारे जेहन में, वो शब्द कहाँ से आया है, मैंने बताया आपको कि जब शिलादित्य जी थे उनकी हत्या कर दी गई थी मलेच्छों के द्वारा, हमारा जो ओरिजिन जहाँ से हुआ।
तो ये मलेच्छों से पाला। मलेच्छ वो थे जो अरब कंट्रीज से आए थे, हम उनको बाद में उनको मुगल्स भी कहने लगे। तो जो मुगल्स थे, जो अरब के लोग थे, जो यहाँ पर आक्रमणकारी थे, वो हमें तकलीफ़ देते थे, लूटपाट करते थे, बलात्कार करते थे, जिससे कि हमें हमारे जो राजपूत रानियाँ या जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको जौहर करना पड़ता था, आग में अपने शरीर को भस्म कर लेना पड़ता था, क्योंकि वो उनकी ऐसी एक सांस्कृतिक एक माइंडसेट था कि जो मृत शरीर है उसके साथ में भी दुर्व्यवहार भी मैं नहीं कहूँगी कि बलात्कार करना, मतलब गलत शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मुझे नहीं कहना चाहिए वीडियो के दौरान, लेकिन वो ऐसा करते थे। इसलिए आज भी वो प्रथा कहीं कहीं पर है। तो एक ये माइंडसेट था जिसकी वजह से जौहर करना पड़ता था उनको, अपने स्वयं को गोली मार करके नहीं, या कि स्वयं को कुछ और तरीके से नहीं, जल में डुबो करके नहीं, आग में जला करके शरीर को ख़त्म कर देना पड़ता था, ताकि उस शरीर के साथ की कोई वो दुर्गति, इस तरह के गलत व्यवहार ना कर पाएँ। तो ये जो मलेच्छ शब्द है वो वहीं से हमारे जेहन में आया है। हम उसको आज भी जब भी कोई निकृष्ट कार्य करते हैं, उससे निकृष्ट कुछ हो नहीं सकता। जब हम निकृष्टता की, जैसे कहते हैं ना, हद को हम तय करते हैं, तो हम मलेच्छ शब्द का प्रयोग करते हैं। मैम, आपने गोहिल वंश के बारे में अभी हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बताया, फिर आप ही ने कहा था कि हम सिसोदिया वंश से हैं, और कई ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, और पिछली वीडियो में हमने उससे भी किया है आपके माध्यम से जो है। तो गोहिल से सिसोदिया, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा है, तो आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा। मैंने कहा ना कि अपनी जड़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत शुरुआती जड़ों को कुरेद रहे हैं, इतना टाइम नहीं है इस वीडियो में कवर करने के लिए। फिर भी मैं ये कहूँगी रुस्तम जी कि हमने आपको बताया कि बप्पा रावल जी मेनली जिन्होंने स्थापना की घुलौत वंश की, वो बप्पा रावल जी थे। शासन की स्थापना की, वंश की तो पहले हो चुकी थी, शिलादित्य जी ने की थी। तो शासन की जो स्थापना की, कालांतर में उनके पीढ़ी बहुत ही प्रतापी राजा बप्पा रावल जी थे, उन्होंने की। और इसके बाद में उनके आगे पीढ़ी में एक जो शाखा हुई, उनके जो पुत्र हुए वो छेम सिंह जी थे। छेम सिंह के जो पुत्र थे वो रावल शाखा, मतलब छेम सिंह जी के जो पुत्र थे वो दो पुत्र थे, रावल और राहप। तो जो रावल थे उनकी एक शाखा चलती रही रानी पद्मावती तक, राणा रतन सिंह बोलते हैं, लेकिन रावल रतन सिंह जी तक, जो पद्मावती जी का जो इतना बड़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो इन्वेडिंग की थी उस समय, जो कहना चाहिए कांड हुआ था, उसके बाद में नहीं कहेंगे, उसी समय पैरेलल एक शाखा चल रही थी जो राहप जी की थी। राहप जी के जो वंशज थे वो सिसोदिया कहलाते थे। उनको एक जागीर उन्होंने जीता था, सिसौंधा जागीर जीता था, इसीलिए उनको सिसोदिया कहते थे, है ना। और एक और कथा क्या कहना चाहिए कि एक और तथ्य है, वो ये है कि जब रावल शाखा का शासन चल रहा था उस समय, ये चाचा ताऊ ही थे आपस में, तो क्योंकि मेन शासन किसी एक शाखा का चल सकता है, तो वो जागीरदार थे सिसौंधा के। और रानी पद्मावती जी के समय में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय पूरी ताकत झोंक दी सिसोदियाओं ने। उन्होंने अपने लक्ष्मण सिंह, सिसोदिया लक्ष्मण सिंह जी थे, उन्होंने अपने 7 बेटों की कुर्बानी दी थी। तो सिसोदिया, शीश कटवा दिया, सिसोदिया, इसलिए भी उनको सिसोदिया के नाम से जाना जाने लगा। रानी पद्मावती को देख करके अलाउद्दीन खिलजी जब मोहित हो गए तो उन्होंने रावल रतन सिंह जी को बंदी बना लिया और बहुत सारे उन्होंने कुप्रयास किए उनको, रानी पद्मावती जी को अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उस समय बहुत ही कहना चाहिए कि बहादुर उनके जो संरक्षक थे, सहायक थे, जो सैनिक थे, गोरा बादल, उन्होंने और सिसोदिया लक्ष्मण सिंह जी ने पूरी ताकत के साथ में सामना किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तहस नहस किया, लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह जी मारे गए। और तब बीच में जो एक कहना चाहिए कि शासक जब नहीं रहे तो अराजकता की स्थिति हुई। उनकी अगली पीढ़ी में
अगली पीढ़ी मतलब कालांतर में एक बच्चा, मैं बड़ा बहादुरी की वो कहानी है रुस्तम जी, बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि एक बच्चा जंगल में ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ डकैतों का बहुत ये था, अलाउद्दीन खिलजी का उसके सर पे हाथ था, डकैती खुलेआम लूटते पाटते थे, तभी हम उनको मलेच्छ भी कहते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ। तो उन्होंने ललकारा, एक 10 साल के बच्चे ने जंगल में डकैत को कि आप आइए और हमसे युद्ध कीजिए। तो उस डकैत को हंसी आई, हंसते हुए बोलता है इतने छोटा बच्चा मेरा क्या करेगा। बोला अच्छा आओ चलो लड़ते हैं। और उन्होंने एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दूर बैठा कोई वृद्ध व्यक्ति उनको देख रहा था, बोलता है ये क्या हुआ, इतना बहादुर बच्चा। बोला बच्चा तुम कौन हो? तो कहता है मैं बप्पा रावल की संतान हूँ, उनका वंशज हूँ। तो उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने गले लगा लिया। बोला बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ, क्योंकि पूरा तितर बितर हो गए थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा तितर बितर कर दिया था, जब रावल रतन सिंह जी को मारा था। तो उन्होंने छिपते छिपाते वो कहीं जंगल में वो भी रह रहे थे, तो उन्होंने देखा कि देखो ये बच्चा इतना बहादुर। बोला अरे उत्तराधिकारी मिल गया, हमारे जो वंश का शासक मिल गया। और वो थे राणा हमीर सिंह। राणा हमीर सिंह जो बालक थे वो राणा हमीर सिंह थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, इतने युद्ध लड़े अपने शासन में, जितने भी युद्ध लड़े वो सारे के सारे युद्ध में वो विजयी रहे। और उनको विषम घाटी पंचानन के नाम से भी उनकी ये पदवी भी उनको दी गई, क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में भी सिंह की तरह गरजते थे। तो इस प्रकार से वो राणा हमीर सिंह कहलाए। उन्हीं से हमको राणा की उपाधि मिली, उनको ये राणा की भी उपाधि उनको मिली। और वहाँ से हमारा जो है वंश चल पड़ा। और जब और भी बड़े काम उनके उत्तरोत्तर उनके वंशजों ने बड़े बड़े काम किए, बहुत ही लोहा लिया, पूरा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और वो राणा से फिर महाराणा की पदवी महाराणा प्रताप जी को मिली। इस तरीके से ये जो हमारा वंश है, गुहलौत वंश से होते हुए, रावल वंश से होते हुए, सिसोदिया वंश से होते हुए राणा वंश में परिवर्तित हुआ। ये हमारा अपना वंश की एक और मैं इससे पहले भी बताऊं आपको, कर्नल टोड, जिनको कि राजस्थान का जो इतिहास का जनक कहा जाता है, कर्नल टोड और नैन्सी एक हैं, घुणवंत नैन्सी जी इतिहासकार, उन्होंने भी ये लिखा है कि यहाँ ही नहीं, हमारा जो वंश है वो सूर्यवंशी है। हम रामचंद्र जी की संतान हैं, उनके पुत्र लव की हम संतानें हैं। तो ये जो वंश है सूर्य की तरह प्रखर वंश है, इसीलिए राजपूतों में इतना ज़्यादा जो क्षमा की प्रकृति और ओजस्वी ये गुण उनका नेचुरली भगवान राम से मिला है। बिल्कुल, तभी आज हम कई बार जो बिल्कुल तथ्यों को अपने रखने से घबराते नहीं। और जो हमारी जो राम राम की एक चलन है, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद नहीं रुस्तम जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम इतना कहते हैं ना कि सांसों की माला नाल, ऐसे आध्यात्मिक को बोलते हैं, जपू मैं तेरा नाम। तो इस सांस सांस में हमारे राम बसे हुए हैं, हमारे हर चीज़ में राम राम। अजनबी व्यक्ति से भी राम राम हम करते, ताकि उस अपने जो ओरिजिनल जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम विस्मृत कभी ना करें। ये परंपरा हमारी जेबा पे लाएगी, हमारे मन में बिठाई गई, सांसों में बिठाई गई। मैम, कई बार जो लोग हैं प्रमाण पर बात करना चाहते हैं आपसे, और जिस जगह हम बैठे हुए हैं बारे राणा स्मारक में, तो क्या इससे रिलेटेड आपके पास कोई प्रमाण है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? जी रुस्तम जी, प्रमाण अगर हम कहें कि बिल्कुल किसी इतिहासकार ने लिखा है, ऐसा नहीं हम अभी हासिल कर पाए हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ वाली बात है, वो प्रमाण भी अवश्य मिलेंगे। हमने कुछ प्रमाण उपलब्ध किए हैं, मिले हैं हमको सरकारी दस्तावेजों में। हमने कुछ उपस्थिति रजिस्टर या दाखिला रजिस्टर स्कूल के निकलवाए हैं, और ये 1956 के आसपास के हैं, 1953 से 56 के आसपास के हैं। उसमें जब हमारे लोगों ने कहना चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, उस समय उनके जो दाखिला रजिस्टर में या टीसी में सब जगह राजपूत राणा ठाकुर ये लिखा हुआ है। वो हम आपको अभी राइट नाउ मेरे पास हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मोबाइल पे हैं, घर पे रखे हुए हैं। उनका हम इस क्लिपिंग के साथ में अलग से हाईलाइट करके दिखा देंगे कि वो सरकारी दस्तावेज हैं, बेदमुहर। ये सरकार ने स्वीकार किया कि हमारे लोग राजपूत राणा ठाकुर
वंश से संबंध रखते हैं और हम लोग माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए हैं। इस चीज़ को नाना करते हुए बहुत सारे इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है और बहुत सारे जो लेखक हैं जो आजकल भी सक्रिय हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है। उस क्लिपिंग को मैं चाहती हूँ रुस्तम जी, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी, आप ज़रूर हाईलाइट करके दिखाइए। और कैसे कालांतर में जब ट्राइबल में हमें कैटेगराइज किया गया तो राणा थारू लिख करके आने लग गया और फिर अब लोग मोस्टली जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, उनको सामने तो बोलते हैं राणा जी, लेकिन वो उनको थोड़ा सा डिग्रेड करके ही, जब तक उनको इतिहास, वो अज्ञानी होते हैं, जब तक उनको इतिहास नहीं पता होता है तब तक वो उनको थारू नाम से डिग्रेड करके बोलते हैं, डिग्रेड करके बोलते हैं। थारू डिग्रेडेड नहीं है, मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर, वो एक अपनी अलग एक शाखा है, अलग एक ये है, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि नहीं थारू मतलब ये लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, या कोई अपने बारे में इनको जानकारी नहीं है, ऐसा डिग्रेड करके बोलते हैं। वो प्रमाण वो देख लें कि हमारी कौन सी रेस है, ये प्रमाण हम बाकायदा लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। मैम, आपकी पिछली वीडियो में कई सारे कमेंट्स जो है हमारे नेपाल से जो आए हैं, उन्होंने कई बार ठीक है अपने आप को एक तरह से थारू में ही अपने आप को ठीक है वर्ग में ही रखा है, और वो कई लोग ऐसे ऐसे प्रमाण भी दे रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा 10,000 साल पुराना इतिहास है। या तो मैम, क्या आपको यहाँ के जो उत्तराखंड में रहने वाले राणा हैं और नेपाल में जो थारू हैं, क्या भेद पाते हैं? कि क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई चेहरा मोहरा हमारा एक है और भी सारी समानताएं वो कहते हैं, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल रुस्तम जी, उनको भी मेरा नमस्कार है। सब लोग देखो, चेहरा मोहरा से कहीं कुछ होता नहीं है ना। जहाँ आप प्रकृति आपको जैसा सपोर्ट करती है, अभी आप विदेश में चले जाइए, आपका रंग कुछ गुलाबी सा हो जाएगा, कुछ स्किन सॉफ्ट सी हो जाएगी, या जो गांव से शहर जाते हैं उनके थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो जेनेटिक हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। या जैसे ही आपको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, आप कुछ संसाधनों का इस्तेमाल कर पाते हैं, आजकल तो हर चीज़ कृत्रिमता में है, तो वो कुछ जो सपोर्टिव और भी संसाधनों का इस्तेमाल होता है, उससे बहुत कुछ चेंज आ जाता है और धीरे धीरे वो जेनेटिक हो जाते हैं। तो ऐसे ही नेपाल में हमारे कुछ लोग जिन्होंने कमेंट किया, उनको मैंने कमेंट करके यहाँ से रिप्लाई भी किया है कि भाई आपका इतिहास 10,000 साल पुराना हो, भगवान बुद्ध से वो अपने आप को संबंधित मानते हैं, थेरवाड़ के जो फॉलोअर हैं, वो देखिए भगवान बुद्ध कोई इतनी छोटी हस्ती नहीं थी जिनको कि हमारे जैसे लोग उनको डिग्रेड कर सकें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनका इतिहास इतना महान है, वो अपने आप को उनसे संबंधित मानते हैं, तो उनको क्यों गलत फील हो रहा है? वो उस समय जो इतिहासकार आए, किसी तथाकथित किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला कमेंट में कि हमारा इतिहास 10वीं शताब्दी का है, उस समय जो इतिहासकार फलाने आए थे उन्होंने ये लिखा है। लिखा होगा ना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस तराई बेल्ट में थारू जो भी थेरवाड़ के समर्थक थे या जो भी थे, वो रहते आए हैं, वो मूल निवासी थे यहाँ के, और उन्हीं के पास में उनके बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें शरण दी। लेकिन हम केवल पहचान की बात कर रहे हैं, सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पहचान ये है कि वो अलग और हम अलग हैं, अलग ही हमारी पूजा पद्धति है, अलग ही हमारे रीति रिवाज हैं, अलग ही हमारी पहचान है। और क्योंकि साथ रहते रहते एक दूसरे से कुछ ना कुछ संस्कृति का आदान प्रदान हो गया, जो मैंने पहले भी बोला। और रहन सहन होने से भी, अभी आपको आमिर खान जी पगड़ी बांधते हैं तो सरदार नज़र आते हैं, अभी वो कुछ और दिखना चाहते हैं तो वो वैसी वेशभूषा अपनाते हैं, वैसे ही उनका मेकअप कर दिया जाता है। तो ये जो है प्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम जो ड्रेसअप होते हैं, कुछ और जो अपनाते हैं, ये सब प्रेजेंटेशन ही तो है। तो जो प्रेजेंटेशन है उसको हम एक मान करके हम ये कहें कि हम एक हैं। जो भी इतिहासकार अभी तक, जो सबको मैं गलत ठहरा रही हूँ ऐसा भी नहीं है, अभी अध्ययन करना काफ़ी बाकी है, बहुत सारों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं कहती हूँ वो एक तरफा लिखा गया है। हमारे किसी उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल पर्सन का कोई उसमें योगदान नहीं रहा। जो लोग थोड़ा बहुत आगे आए भी, उन्होंने पता नहीं किस कारणवश जानकारी को थोड़ा सा हाइड किया है। तो ये जो एक रूपता होने की जो बात स्वीकार की जा रही है कि नहीं वो और हम एक हैं, ये मैं सिरे से खारिज करती हूँ, सिरे से खारिज करती हूँ रुस्तम जी।
मैम एक और मेरा सवाल है, कई बार जब हमारा एक सद्गुण जो होता है, कई बार हमारी जो अच्छाई होती है और वो परिस्थिति कई बार वो हमारी, ठीक है, हमारे लिए नकारात्मक चीज़ें भी लेकर आती है, जो कई बार हमारी वो विकृति भी लेकर आती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो साइलेंट रहा और जिसकी वजह से जो है लोगों ने कई तरह की अपनी अपनी जो है मनगढ़ंत चीज़ें लिखी हमारे बारे में, और वो चीज़, तो क्या मैम वो चीज़ आप महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल रुस्तम जी, ऐसा हुआ। ये जो सद्गुण विकृति, मैं कहूँगी सद्गुण विकृति राजपूतों की एक अच्छाई बोलिए या बुराई बोलिए, हमारे जो श्री श्री जी रविशंकर जी हैं आध्यात्मिक गुरु, हम उनके फॉलोअर हैं, वो भी कहते हैं कि एक हम अब तक अहंकार क्या जानते हैं, निम्न अहंकार, लेकिन वो कहते हैं उच्च अहंकार भी होता है। तो ये जो विकृतियाँ हैं वो सद्गुण की भी विकृति होती है। किसी भी चीज़ की अधिकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो ज़्यादा सद्गुण, ज़्यादा अच्छा बनना भी नुकसानदायक होता है। ये हमारी अच्छाई हमारे लिए बुराई बनी। आज जो हमारे पास ज़मीनें नहीं रहीं, आज जो बहुत कुछ हमारे साथ में परिवर्तन हुआ, जो कि अंदर से काफ़ी कल्चरल रिच थे, है ना, आर्थिक रूप से भी समृद्ध थे, जो कि दिखावा नहीं करते थे, वो सब चीज़ों का जो यहाँ पर दोहन हुआ है, हमारे से जो एक तरह से क्या कहना चाहिए कि छीन ली गई हैं किसी भी उससे, वो इसलिए कि हमारी भी ये एक सद्गुण विकृति थी कि दुश्मन भी हो तो उसको क्षमा कर दो। सारे राजपूत जितने भी मुगल थे, कब्जा कर लिया, 6-6 महीने उनको कैद में रखा, फिर उनको क्षमा कर दिया। ये पूरे राजपूती इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे। हर हमारे जितने भी राणा शाखा के भी जितने भी हमारे पूर्वज रहे, सब ने बारम्बार क्षमा किया मलेच्छों को, मुगलों को। और हमारे यहाँ भी तराई बेल्ट में भी ऐसा हुआ कि जितनी बार भी हमने लोगों को शरण दिया, पलट करके वो थोड़ा सा भी जीवन शक्ति पा जाते हैं या थोड़ा सा भी वो कुछ आगे बढ़ जाते हैं, वो पलट करके हमारे लिए ही बोलते हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, या ये हमसे नीचे हैं, या कुछ है जो हमारा खा करके हमारे साथ ही इस तरीके से हम हमारे इतिहास को ही विकृत करते हैं। और हमारे बुद्धिजीवी लोग फिर भी कहते हैं कोई नहीं यार, मेरे बगल में रहता है, मेरा भाई है, हमें कुछ बोलना नहीं है, कोई सब ठीक है, क्या करना बोल करके। तो जो ये जो तटस्थता है, उदासीनता है, ये भी एक तरह की विकृति है। ये सब सद्गुण की विकृति है। अच्छाई की वजह से क्यों लड़ाई दंगा करना है पड़ोस में, क्यों ये करना है, इसलिए ये जो सद्गुण विकृति है ये भी राजपूती पहचान है। मैं बता रही हूँ आपको कि ये हम अपनी परंपरा में, अपने जीन्स में लेकर के आए हैं, और इसीलिए आज जो हमारा दोहन हुआ, किसी ने चाहे हमको कभी आदिवासी कह दिया, चाहे कुछ कह दिया, किसी भी नाम से। अब थारूलैंड मैं सुन रही हूँ, कभी भी हमारे जीवन काल में हमने थारूलैंड जैसा शब्द नहीं सुना था। अब जब बाहर के लोग यहाँ पर आए तो वो थारूलैंड जैसा कुछ एक शब्द ईजाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और हमने कभी विरोध नहीं किया। उसका जो खामियाजा है वो जिसका जो दुष्परिणाम है वो हम लोग भोग रहे हैं। हमारी जो पहचान है वो एक तरह से बनी रहे, इस पर हमारा बहुत ज़्यादा जो है फोकस है, और इसी को लेकर हमारा जो एक तरह से जो ये क्रमवार जो हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं, आपको जो पुष्पा जी हैं वो बता रही हैं, तथ्यों के साथ आपके सामने जो अब साक्ष्य रख रही हैं। तो इस पूरी वीडियो का और इस पूरी जो हमारा जो क्रमवार है जो वीडियो बनाने का जो है, एक तरह से हमारी जो पहचान है वो बनी रहे, और जो हमारे ऊपर जो जिस तरह से चीज़ें थोपी गई हैं या हमारे लिए जो है उल्टा सीधा लिखा गया है, उसको कहीं ना कहीं से एक तरह से का जवाब है हमारी ओर से, और वो भी तथ्यों के साथ। तो मैम समाप्त करेंगे। इसी कड़ी में आप देख रहे थे पुष्पा जी को, और आज भी इन्होंने बहुत सारी विषय बिंदु आपके सामने रखे, जिनसे मैं समझता हूँ आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और कई सारी चीज़ें जो हमारे नेपाल के दर्शक हैं उनको भी ये पता लगा होगा कि कहाँ वो डिफरेंस है हमारे और आपके बीच में, क्योंकि आप भी सही हैं और हम भी अपने आप में सही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, द वॉइस ऑफ महाराणा।